मैं विपिन कुमार मिश्रा, प्रवक्ता गणित सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज हैदरगंज। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 12 गणित में डिटरमिनेंट सारणिक के विषय में अध्ययन करेंगे कि इससे संबंधित पहले अध्ययन करेंगे सारणिक क्या है और इससे संबंधित प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा। तो सारणिक को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि आव्यूह क्या है। तो अगर कोई आव्यूह ए लिया जाए जिसे हम AIJ से परिभाषित करें, जहां I जिसे हम पंक्ति और J जिसे हम स्तंभ से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब कि A एक वर्ग आव्यूह है जिसमें I पंक्ति है और J स्तंभ है। अब इसमें I के स्थान पे अगर I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1 लेते हैं तो जो वर्ग आव्यूह हमें प्राप्त होता है उसे A11 के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मतलब कि प्राप्त अवयव जो है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। लेकिन इससे पहले हमको ये जानना है कि पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है। तो जब दी गई संख्याओं को क्षैतिज में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम पंक्ति कहते हैं, और जब दी गई संख्याओं को स्तंभों में या ऊर्ध्वाधर में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम स्तंभ कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास संख्याएं दी जाए 2, 3, 8, 9 और अगर इसे हम किसी आव्यूह में दर्शाना चाहें तो 2, 3, 8, 9। तो अगर देखा जाए तो इसमें हमारी दो पंक्तियां दी गई हैं। जो क्षैतिज संख्याएं हैं उसको हम पहली पंक्ति द्वारा दर्शाते हैं। जो दूसरी क्षैतिज लाइन है जिसके अवयव 8 और 9 है उसे हम दूसरी पंक्ति द्वारा दर्शाते हैं। और ये जो पहला ऊर्ध्वाधर है जिसमें अवयव जो है 2, 8 है, ये पहला स्तंभ है। और जो दूसरा ऊर्ध्वाधर अवयव है जिसमें 3 और 9 आते हैं वो दूसरा स्तंभ है। इसका मतलब कि क्षैतिज जितनी भी लाइनें प्राप्त होती हैं उन्हें पंक्ति कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर लाइनों के अंतर्गत जितने भी अवयव आते हैं वो स्तंभ के अंतर्गत आते हैं। अब अगर इसको जानना चाहें हम तो इसमें आव्यूह में जितने भी अवयव लिखे गए हैं, पहला 2 जिसको हम कहेंगे पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है। अगला हमारा 3 है वो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। अगला अवयव हमारा 8 है जो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है। और अगला अवयव हमारा 9 है जो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो आव्यूह के अंतर्गत ही जब हम इसको सारणिक में डिफाइन करेंगे तो A इक्वल टू 2, 3, 8, 9 सेम वही अवयव रहते हैं। बस अंतर क्या होता है कि आव्यूहों को दर्शाने का जो सिंबल होता है हमारा उसे हम इस ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं, और जो सारणिक को दर्शाने का सिंबल होता है उसको हम मॉड के अंतर्गत लिखते हैं। और इस सारणिक को हम या तो डिटरमिनेंट A के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं या डेल्टा के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। चाहे हम इसको डिटरमिनेंट ऑफ A के द्वारा परिभाषित करें या इसको हम डेल्टा के द्वारा परिभाषित करें। अब इनको हल कैसे किया जाता है इसको हम देखेंगे आगे। नाइन 4 6 ये दिया गया है। अब अगर इसमें देखा जाए तो जो अवयव हमारा 8 है वो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 9 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और 6 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम मुख्य विकर्ण को लेते हैं। इसको जब भी हल किया जाएगा तो इसमें हम सबसे पहले किसको लेंगे? मुख्य विकर्ण को। अब देखा जाए मुख्य विकर्ण क्या है तो मुख्य विकर्ण में किसी भी सारणिक में बाएं हाथ पे जो सबसे ऊपर का अवयव होता है और दाएं हाथ में सबसे नीचे के जो अवयव होते हैं उससे प्राप्त विकर्ण जो होता हमारा उसे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। ठीक ना? फिर से एक बार देखिए आप सब कि बाएं हाथ के ऊपर जो अवयव है और दाएं हाथ के नीचे जो भी अवयव है उनसे प्राप्त जो हमारा विकर्ण होता है
उसी को मुख्य विकर्ण कहा जाता है। और जब इसको हम सरल करते हैं तो सबसे पहले हम मुख्य विकर्ण का गुणा करते हैं। तो मुख्य विकर्ण का अगर गुणा किया जाए तो 8 का गुणा जब 6 में करेंगे तो ये हमारा आएगा 48। उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। और जब दूसरे विकर्ण का हम गुणा करेंगे तो 9 चौक हो जाएगा हमारा 36। अब 48 में से अगर हम 36 को घटा दें तो 8 में से 6 घटाएंगे 2, 4 में से 3 घटाएंगे 1। तो इसका मतलब जो डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका जो मान आया हमारा वो कितना प्राप्त हुआ, 12। इसी प्रकार से हम चाहें तो अन्य सवालों को भी हल कर सकते हैं। जैसे ये जो सारणिक के विषय में हमने अध्ययन किया, इसका जो ऑर्डर हमारा 2x2 है और अगला 4, 5, 6, 2, 3, 1, 4, 1, 3। इसका अगर ऑर्डर देखा जाए तो इसमें 3x3 है। जब भी किसी भी सारणी के सवालों को दिया जाता है तो उनके जो ऑर्डर होते हैं, जिसको हम क्रम कहते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। कैसे पता चलेगा किस ऑर्डर या किस कोटि का हमारा सारणिक है? तो सबसे पहले उसमें हम पंक्ति देखते हैं। तो हम देखते हैं कितनी पंक्तियां हैं। तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तो ये हो जाएगा पंक्ति। फिर उसके बाद अगर स्तंभ देखा जाए, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा 2 स्तंभ। तो पहला जो सारणिक हमारा दिया गया था उसमें 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो हमारा 2x2 आएगा, जिसको हम वर्ग सारणिक कहते हैं। अगले में अगर देखें हम तो इसमें एक हमारा सारणिक दिया गया है। इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें हमारी 3 पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3। और अगर स्तंभ की बात की जाए तो ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। तो 3x3, इसका मतलब दिया गया जो हमारा अगला सारणिक है उसका जो ऑर्डर है वो 3x3। इससे हमको ये पता चल जाता है कि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। तो सारणी के ऑर्डर जब भी होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। जितनी पंक्तियां होंगी उतने स्तंभ होंगे, इसमें भी जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। तो अब अगर हम 3x3 सारणी को हल करना चाहें तो उसको कैसे हल करेंगे, आगे देखिए। इसको जब भी हमको हल करना होता है इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सापेक्ष इसको हम हल कर सकते हैं। चाहे हम इसको पहली पंक्ति के सापेक्ष हल करें, चाहे इसको हम पहले स्तंभ के सापेक्ष हल करें। तो अगर हम इसको पहली पंक्ति के सापेक्ष हल करते हैं तो पहली पंक्ति का जो हमारा पहला अवयव होता है हम पहले उसको ले लेते हैं। अगर पहली पंक्ति के पहले अवयव को हम लेते हैं जो कि हमारा क्या है, 4 है। अब जब अवयव 4 को लिया गया और इसके सापेक्ष जब इसको हल करेंगे तो यह अवयव 4 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में होता है उसे हम छोड़ देते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो 4 हमारा जो है पहली पंक्ति में है तो पहली पंक्ति को हम छोड़ देंगे। 4 हमारा जो पहले स्तंभ में है, पहले स्तंभ को भी हम छोड़ देंगे। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को यदि छोड़ दिया जाए तो जो भी हमारा अवयव प्राप्त हो रहा है वह प्राप्त हो रहा है 3, 1, 1, 3। इसको हम उपसारणिक कहते हैं। किसी भी सारणिक में जब भी हम किसी अवयव के सापेक्ष उस सारणिक का प्रसार करते हैं, उस अवयव को छोड़ के जो भी सारणिक प्राप्त होती है उसे दी गई सारणिक का उपसारणिक कहा जाता है। उसके बाद जब अगला अवयव लेंगे तो इसमें सबसे पहले हम चिन्ह जो है डिसाइड कर लेते हैं कि चिन्ह हमारा क्या है। अगर पंक्ति और स्तंभ की संख्या का योगफल अगर जो है सम है तो जो अवयव का चिन्ह होगा वो प्लस होगा और अगर विषम है तो वो माइनस होगा। तो यहाँ पे अगर 4 देखा जाए तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है। तो अगर पहली पंक्ति और पहला स्तंभ दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2, जो कि सम संख्या है, इसलिए इसका जो चिन्ह होगा वो प्लस। 5 को अगर देखा जाए तो पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है। तो पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, इनका योगफल अगर करें तो 3, जो कि विषम है, इसलिए इसका जो चिन्ह होगा वो माइनस। अगला देखें 6, तो ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति हो गई और ये पहला, दूसरा, तीसरा स्तंभ है, तो ये तीसरा स्तंभ हो गया। इनका योगफल अगर हम कर रहे हैं तो 4, जो कि सम है, तो इसका चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। अब हमने जब 4 को लिया तो प्लस था, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ा तो जो उपसारणिक बना वो बना हमारा 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3। अब अगला जब अवयव लेंगे तो -5।
अब उसके बाद -5 जिस पंक्ति में है उसको छोड़ देंगे। तो -5 हमारा पहली पंक्ति में है, इसको हम छोड़ देंगे। दूसरे स्तंभ में है, इसको छोड़ देंगे। तो जो उपसाणिक हमारा बनेगा वो बनेगा 2 1। अगला जो बनेगा हमारा 4 3 3। अब उसके बाद अगला हमारा क्या है 6 है, तो इसका चिन्ह क्या है +6। उसके बाद फिर एक उपसाणिक लेंगे हम। अब अगर ध्यान से हम देखें तो जो हमारा 6 है वो पहली पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। तो पहली पंक्ति हम छोड़ देंगे और तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ अगर छोड़ें तो जो उपसाणिक बनेगा वो हमारा बनेगा 2 3 2 3 पहली पंक्ति, 4 1 ये हो जाएगा हमारा दूसरी पंक्ति। अब जब इसको हल किया जाएगा तो इसको हल करने का वही मेथड था जो कि ऊपर बताया गया था, जिसका आर्डर क्या था हमारा 2x2। जब भी इसे हल करेंगे हम तो यहाँ पे सबसे पहले मुख्य विकर्ण, और मुख्य विकर्ण के विषय में आपको अभी बताया गया है कि किसी भी सारणिक में बाएं हाथ के ऊपर जो अवयव है उसे लेंगे, दाएं हाथ के नीचे जो अवयव है उसे लेंगे और उसको मिला देंगे। तो जो विकर्ण हमको मिलेगा उसे मुख्य विकर्ण कहा जाएगा। और सबसे पहले मुख्य विकर्ण का ही गुणा करेंगे। तो 3 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा 9, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर जो दूसरा विकर्ण हमारा मिलता है उसका जब गुणा करेंगे तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, फिर -5। उसके बाद इसमें भी वही कंडीशन रहेगी कि बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ के नीचे प्राप्त विकर्ण हमारा मुख्य विकर्ण, और जब इसका गुणा करेंगे तो 2 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 6 और फिर माइनस का चिन्ह। फिर दूसरे विकर्ण का जब गुणा करेंगे 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4। उसके बाद फिर धन 6। फिर उसके बाद मुख्य विकर्ण का गुणा करेंगे तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 माइनस 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12। अब इसको हम सरल कर लेंगे। अब इसको हम ऊपर देखेंगे, यहाँ पर जब यहाँ पे सरल करेंगे ये हो जाएगा हमारा 4, 9 में से हम 1 घटाएंगे तो आएगा 8 -5, 6 में से हम 4 घटाएंगे तो आएगा 2 धन 6, 2 में से हम 12 घटाएंगे तो आएगा -10। उसके बाद 4 में 8 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 32, -5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 और प्लस माइनस का गुणा माइनस, 6 में 10 से गुणा करेंगे तो 60। इसको हम सरल करेंगे तो 32। समान चिन्ह वाली संख्याएं पहले जो है जोड़ ली जाती है और चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 60 में 10 जोड़ेंगे तो हम 70। अब 70 में से अगर हम 32 घटा देंगे तो 10 में से 2 घटा देंगे 8, 6 में से 3 घटा देंगे 3। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस। तो इसका मतलब इस सारणी का जो हमारा आंसर आया वो -38 आया। फिर से आप देख लें कि जब भी कोई सारणी दिया जाए A बराबर जिसका आर्डर हमारा 3x3 हो, उसको हल करने का जो मेथड होता है सबसे पहले या तो पंक्ति के सापेक्ष हल करेंगे या स्तंभ के सापेक्ष हल करेंगे। पंक्ति के पहले अगर पंक्ति के सापेक्ष हल कर रहे हैं पहले इनके चिन्हों को हम क्या करेंगे परिभाषित कर देंगे। चिन्ह कैसे परिभाषित होते हैं, जिस भी अवयव का चिन्ह पता करना है उसकी पंक्ति क्या है स्तंभ क्या है उनका योग करेंगे। अगर सम है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे जैसे कि यहाँ पे लगाया गया था, और अगर योगफल उनका विषम है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, और फिर अगर प्लस योगफल उनका सम है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। फिर उस अवयव को लेंगे, पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे, उपसारणिक बनेगा। फिर अगले अवयव को लेंगे, फिर पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, अगला उपसारणिक बनेगा। फिर अगला अवयव लेंगे, फिर पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो अगला उपसारणिक। फिर इनको हल कर लेंगे और इसका आंसर कितना जाएगा -38। इसी तरीके से हम चाहे 2x2 आर्डर हो, चाहे 3x3 आर्डर हो, चाहे 4x4 आर्डर हो, जितने भी सारणिक होते हैं सबको इसी विधि से हम सरलता से हल कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, आप उसको घर पे लगाइएगा और जो भी समस्या आएगी अगले वीडियो में आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। तो क्वेश्चन बच्चे देख लें।
दूसरा पहला क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर डिटर्मिनेंट 5, 6, 9, 2 तो मॉड a का मान ज्ञात करना है। मॉड a का मतलब होता है डिटर्मिनेंट की हमको इसको ज्ञात करना, जैसे कि ऊपर बताया गया था। दूसरा क्वेश्चन, यदि a बराबर 5, 2, 9, -8 तो मॉड a सारणी का मान हमें ज्ञात करना है। जो दोनों क्वेश्चन दिए गए वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, और तीसरा क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का रहेगा। यदि a इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, -3, 4 तो मॉड a ज्ञात कीजिए। याद कीजिए। तो इसमें जो पहले और दूसरे जो दो क्वेश्चन ऊपर दिए गए हैं ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के हैं। हमें मॉड ए इसका मतलब सारणी ए का मान ज्ञात करना है। जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का दिया गया है, इससे भी हमको सारणी ए का मान निकालना है। आप सब इसको घर पे हल कीजिएगा, जो भी समस्या होंगी वो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।